नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका फिर से स्वागत है। जो किसान भाई अपनी लागत को लेकर या जितनी मात्रा में वो खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके दुष्प्रभावों को देकर या फिर इतने अधिक खादों के प्रयोग करने के बावजूद भी उन्हें फसलों में उत्पादकता उतनी नहीं मिल रही है, इसको लेकर परेशान है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे किसान मित्र, हमारे किसान भाई बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग किए या कम से कम मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से अपनी लागत को कैसे घटा सकते हैं और कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम चर्चा इस पे करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको सहजता से उपलब्ध हो सके। अब बात हुई कि हम जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम हमने देख लिए। उसके प्रभावों से हम बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उतनी अधिक मात्रा में उतनी अधिक तेजी से हमारे खेत की मिट्टी बंजर हो रही है, उसका उपजाऊपन खो रहा है, वो कठोर होती जा रही है। दूसरा, हमारे ऊपर फसलों की खेती की लागत बढ़ती जा रही है, हम कर्ज से दबे जाते हैं। तो इससे बचना कैसे संभव है? बचना संभव है कि हम अपनी खेत की मिट्टी को फिर प्राकृतिक अवस्था में ले आए। वैसे हमारे बहुत सारे मित्र इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं। कोई जीवामृत बता रहा है, कोई प्राकृतिक खेती का तरीका सिखा रहा है, कोई जैविक खेती का तरीका सिखा रहा है। लेकिन अध्ययन कहते हैं, हमारे अनुसंधान कहते हैं कि जब तक हम मिट्टी के अंदर, अपने खेत के अंदर, अपने जो अर्थवर्म होते थे, जो केंचुआ होते थे, जो हजारों सालों से हमारे मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे, उनकी उपयोगिता खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब तक उसको पुनर्स्थापित ना करते हैं, तब तक ना तो हम अपने खेत की लागत को घटा सकते हैं, ना रासायनिक खादों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि इस मिट्टी के अंदर, इस खेत में केंचुआ पुनर्स्थापित हो जाते हैं, पुनः सक्रिय हो जाते हैं। उस मिट्टी की उपजाऊपन तो स्थापित हो ही जाती है। उस मिट्टी में बिना किसी रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग किए हम अच्छी फसल ले पाते हैं। मिट्टी की जो भौतिक संरचना है उसमें बदलाव आ जाता है, मिट्टी की कठोरता गायब हो जाती है, मिट्टी में नमी बनी रहने लगती है, मिट्टी का पीएच समान स्तर पा जाता है और जो भी फसल, जो भी बीज हम मिट्टी में डालते हैं वो सहजता से विकसित होता है। विकसित ही नहीं होता, जो जो नवे नए नन्हे पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी सहजता से गहराई तक जा पाती हैं, उनमें सहजता से हरियालीपन आता है, ग्रोथ बनी रहती है। ये यथार्थ है, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक केंचुआ है, जो हमारा देसी केंचुआ है, उसकी अपनी विशेषता है। वैसे केंचुओं की यदि बात की जाए तो आजकल वर्मी कंपोस्ट का बहुत प्रचलन है। पिछले 20-25 सालों में देश के कोने कोने तक वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, वर्मी कंपोस्ट बेचना, वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता, उस पर हजारों तरह के लेक्चर होते रहे, लेकिन उसकी सीमा है। खैर, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से जो आयात किए गए केंचुए हैं उनको पालकर हम करते हैं। उसमें हम एसेनिया फेरिटा नामक केंचुए का प्रयोग करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी 2-3 तरह के और केंचुए का भी प्रयोग करते हैं। ये केंचुआ बहुत तेजी से कार्बनिक पदार्थ, इसमें गोबर की खाद है, पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष है, उसका भक्षण करता है और तेजी से अपनी संख्या भी बढ़ाता है। उसे एक भुरभुरी कंपोस्ट की खाद के रूप में निर्मित कर देता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट में और गोबर की खाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। गोबर की खाद को तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में 180 दिन के आस 3 महीने के आसपास का समय लगता है। इनकी गोबर की खाद की तुलना में कम समय लगता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया का जो स्तर है वो सामान्य गोबर खाद की तुलना में 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे पोषक तत्व हैं गोबर की खाद में रहते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट खाद में नहीं। पर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं करूंगा कि हमारा जो देसी केंचुआ है उसकी उपयुक्ता और वर्मी कंपोस्ट में जिन केंचुओं का हम प्रयोग करते हैं उसकी उपयुक्ता में क्या अंतर है। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में जो केंचुआ काम आता है उसकी सक्रियता 5-6 सेंटीमीटर के जो 5 से 6 इंच की जो परत होती है, गोबर की परत, जब
कार्बनिक पदार्थ की परत उस तक सीमित रहती है, उससे गहरा वो नहीं जा पाता, मिट्टी में तो प्रवेश ही नहीं कर पाता है। वो उसी को खाता है, उसी में सक्रिय रहता है, उसी में पोषक तत्वों की वृद्धि करता रहता है, उसी में अपना मल छोड़ता रहता है। वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए का प्रयोग करते हैं वो ताप के प्रति भी बहुत संवेदनशील रहता है, मॉइस्चर के प्रति भी बहुत संवेदनशील रहता है। जरा से तापमान में उतार चढ़ाव आ जाए, ये निष्क्रिय पड़ जाता है, ये गहराई में चला जाता है। लेकिन हमारा जो देश का केंचुआ है उसमें बहुत विशेषताएं रहती है। पहली विशेषता ये है कि वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में छेद करता है, होल बनाता है और मिट्टी खा के जिंदा रहता है। हमारे जो देसी केंचुआ है वो ऐसी मिट्टी का सेवन करता है जिससे 20 से 30% के आसपास ह्यूमस हो, जटिल कार्बनिक पदार्थ, फसलों के अवशेष हो, गोबर हो। गोबर यदि देसी गाय का है तो अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में कुछ विशेषताएं, इनकी बात पे आगे करूंगा। फसलों के अवशेष हो, मृत शरीर के अवशेष हो, तो ऐसी ऐसी मिट्टी का सेवन हमारा देसी केंचुआ करता है। ये होल बनाता है, छेद करता है, और जिस छेद से अंदर जाता है उस छेद से वापस नहीं आता, दूसरे छेद से बाहर आता है। तो एक छेद से अंदर जाता है, दूसरे छेद से बाहर आता है, बाहर आके वो मल का बस अपना जो मल है उसको बाहर निकालता है। सामान्यतः हमारा जो देसी केंचुआ है एक दिन में करीब 18 घंटे सक्रिय रह के, वो 24 घंटे सक्रिय रहता है, लेकिन वो एक आध घंटे में विश्राम भी करता है। सक्रिय रहता है तो 12 से 15 ग्राम के आसपास मल के रूप में खाद तैयार करता है। उसको अपनी भूख शांत करने के लिए, अपने आहार की प्राप्ति के लिए कम से कम 20 से 22 ग्राम के आसपास मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ का सेवन करना होता है। उसी को वो अपने एलिमेंट ट्रैक्ट में आहार तंत्र में ले जाता है, वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है और उसी को अपने विष्ठा के रूप में, मल के रूप में बाहर निकालता है। वो खाद है। इसमें इस खाद में और वर्मी कंपोस्ट की खाद में बहुत सारी भिन्नता दिखी। इसमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ही मात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि मिट्टी का भी सेवन करता है, मिट्टी का भी डिकम्पोजिशन करता है, तो इसमें कुछ ऐसे विशेष रसायन भी आ जाते हैं। साथ ही मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी केंचुए के अंदर जाते हैं, केंचुए के अंदर सक्रिय रहते हैं, बाहर आते हैं, उनसे भी कई विशेष रसायनों का निर्माण होता है। तो ये रसायन भी जो केंचुए की जो विष्ठा है, जो मल है, उसमें उपस्थित रहते हैं। तो केंचुए की जो ये देसी केंचुए के जो विष्ठा है, इसकी उपयोगिता वर्मी कंपोस्ट की तुलना में कई गुना ज्यादा है। पहली जो उपयोगिता देखें हमारे देसी केंचुए की यही है कि वो छेद करता है, उस छेद से पानी भी अंदर जाता है। बरसात होती है, सिंचाई देते हैं तो पानी अंदर तक जाता है। दूसरा, उसी छेद से ऑक्सीजन भी काफी गहराई तक जाता है। जब पानी जाता है तो जो नमी है अधिक गहराई तक जाना शुरू हो जाती है, मिट्टी की निचली परत में नमी बनी रहती है। दूसरा, ऑक्सीजन जाना शुरू करती थी तो मिट्टी की निचली परतों में सूक्ष्म जीव है, वो भी अपनी गतिविधि को सामान्यतः बनाए रखते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में कई हानिकारक जो माइक्रोब्स हैं वो निष्क्रिय पड़ जाते हैं, और जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीव है वो सक्रिय हो जाते हैं। वो चीज तो यही याद। तीसरा, देसी जो हमारा केंचुआ है वो अधिक हमारे वातावरण के प्रति सहनशील है। वो 30 डिग्री के तापमान को सहजता से सहन कर लेता है, और जब तापमान में और वृद्धि होती है या 7 डिग्री से कम की गिरावट आती है, ठंड पड़ती है, तो वो निष्क्रिय नहीं पड़ता, मिट्टी के अंदर चला जाता है, वो अपने को निष्क्रिय रूप बना लेता है। और क्योंकि उसको अपना वातावरण बहुत प्रिय है, तो वो किसी मिट्टी में सहजता से अपने को स्थापित कर लेता है। इस तरह यदि हम प्राकृतिक अवस्था में देखें तो हमारा जो केंचुआ है, हमारी घास फूस को खा के, मिट्टी को खाकर अपने को जीवित भी रखता है, अपनी संख्या भी बढ़ाता रहता है। और एक केंचुआ अपने जीवन काल में कम से कम 15 से 2000 केंचुए को जन्म देता है। सामान्यतः देखा गया है कि हमारे खेत में 1.5 से 2 लाख के आसपास यदि केंचुए सक्रिय हो जाए तो वो 6 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने वो निष्क्रिय या कम सक्रिय अवस्था में रहता है। ज्यादा ठंड में, ज्यादा धूप में, तापमान में वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, वो मिट्टी के नीचे जाकर विश्राम करता है। 6 महीने ऐसे हैं, इसमें बरसात के 4 महीने हैं, 3-4 महीने हेमंत के और हेमंत के और बसंत के हैं,
इनमें वो सक्रिय रहता है और 6 महीने में वो 5,000 टन से ज़्यादा की खाद हमारे खेतों को दे देता है। उसको सिर्फ खेत खाद बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि हम फसल अवशेष मिट्टी में छोड़ें, गोबर छोड़ें, पत्तियाँ झड़ती हैं उनको वहाँ रहने दें, उनको आग ना लगाएँ। और तीसरा कि अपने खेतों के अंदर पानी को बहाना शुरू करते हैं। पानी बह के ना जाए, चाहे बरसात का हो या सिंचाई का हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अनुकूल स्थितियों में हमारा केंचुआ सक्रिय रहता है और 6 महीने में इतनी खाद, इतनी पोषक तत्व हमारी मिट्टी को दे जाता है कि हमारी मिट्टी को, हमारे खेत को किसी बाहरी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, कई तरह के पैथोजन बैक्टीरिया को भी वो अपने मिट्टी के आहार के साथ सेवन कर लेता है, उनको पचा के निष्क्रिय कर देता है। तो बहुत सारे जो रोग कारक जीव है मिट्टी में रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया, कवक हैं, वायरस हैं, उनके प्रभाव को भी निष्क्रिय कर देता है। तो हमारे केंचुए की ये उपयोगिता है। और केंचुए की उपयोगिता ये भी है कि वो हर तरह के वातावरण झेल लेता है, तो उनको यदि हम सक्रिय कर लें। अब आप कहेंगे कि हम अपने खेतों में इनको सक्रिय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपने रासायनिक खादों के प्रयोगों से, कीटनाशकों के प्रयोगों से अपने केंचुए को समाप्ति कर दिया, नष्ट ही कर दिया। अब वो दिखाई नहीं देते। दिखाई दे जाएं तो 2-4 की संख्या में 1 आध महीने में, कई बरसात में दिखाई देते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। निश्चित है क्योंकि अब इतनी अनुकूल स्थितियां नहीं है। दूसरा, मिट्टी की कठोरता इतनी हो गई है कि सहजता से केंचुए उसको छेद नहीं कर पाते, भेद नहीं पाते। तो उसके लिए हम 2-3 प्रयोग कर सकते हैं। अध्ययन कहते हैं कि गाय के गोबर में, जो हमारी देसी गाय है, उसके गोबर में कुछ ऐसे जैव रसायन रहते हैं जिनकी खुशबू केंचुओं को आकर्षित करती है। जब हम गाय के गली सड़ी गोबर की खाद को हम मिट्टी में छिड़क डालते हैं, वहाँ नमी बनी रहती है, तो उसकी नमी के साथ में जो गंध है, गहराई में सूक्ष्म प्रेम में केंचुओं को आकर्षित करती है कि गोबर की, जो गाय का गोबर की गंध केंचुओं के लिए मुख्य आहार है। गौमूत्र में भी ऐसे रसायन रहते हैं, क्योंकि गाय हमारी देसी गाय है, उसके पेट में, उसके रीमन में असंख्य तरीके के, लाखों तरीके के सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी की न केवल उपजाऊपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कई तरह के रोग कारकों को नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं, साथ ही केंचुओं के पलने पोरने, उनकी सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप अपने खेतों में बरसात से पहले 1 एकड़ खेत को तैयार करते समय 7 से 10 टन के आसपास गोबर की पक्की खाद है, सैलरी है, उसको फेंक दें। तो जैसी बरसात की शुरुआत होगी, मिट्टी में जैसे ही जो कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं डिकम्पोज करें गोबर को, गोबर के रसायनों, जो जैव रसायन हैं, उनकी गंध फैलेगी, तो केंचुआ वहाँ अपने आप जमीन के नीचे से बाहर आना शुरू हो जाएगा, अपनी गतिविधि बढ़ाएगा, धीरे धीरे केंचुए की संख्या बढ़ जाएगी और उससे आपके खेत में सामान्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। आपके खेत में केंचुए सक्रिय हुए तो आप चारों तरफ देखेंगे। वैसे आप देखते हैं कि बरसात में, यहाँ अभी हमने रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया किसी जंगल में, किसी बाग बगीचे में, और देखते हैं कि बरसात के मौसम में असंख्य केंचुए यहाँ तक गड्ढे बना के सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन वो अभी ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, क्योंकि देखने में आया कि सामान्य केंचुए की लंबाई है वो 10-12 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक रहती है, लेकिन आसपास हम जिन केंचुओं को देखते हैं उनकी अधिकतम लंबाई 6 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का, 6-7 सेंटीमीटर का केंचुआ मात्र 2-3 ग्राम के आसपास ही खाद का उत्पादन करता है। साथ ही उसके पेट में, एल्विन ट्रैक्ट में कुछ जैव रसायन, कुछ वायुजन की कमी भी देखी गई है। लेकिन जो पूरी तरह से विकसित केंचुए हैं, जंगली केंचुए हैं, प्राकृतिक केंचुए हैं, उनकी जो विष्ठा है, उनका जो मल है, उसमें हमने कई ऐसे विशेष जैव रसायन भी देखे हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे केंचुए के मल भाग में हमने विष्ठा में पोटेशियम ह्यूमेटेट भी देखा है, मैल्विक एसिड भी देखा है, ह्यूमिक एसिड भी देखा है। साथ ही कि केंचुआ जमीन के अंदर तक जाता है, जमीन के अंदर तक की मिट्टी का भी सेवन करता है, साथ में वो कार्बनिक पदार्थों का सेवन करता है। कार्बनिक पदार्थों में गोबर में काफी मात्रा में प्रोटीन भी रहती है, तो कई तरह के अमीनो एसिडों के साथ में
वो अपना विष्ठा बाहर निकालता है। तो ये तत्व इसमें रहते हैं। साथ ही मिट्टी गहराई में जाके मिट्टी का सेवन करता है। मिट्टी गहराई में कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि सेलेनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, सेलेनियम है, ऐसे कई बोरोन है। ऐसे जो सूक्ष्म पोषक हैं मिट्टी की गहराई में काफी मात्रा में, मिट्टी की ऊपरी परत में तो उनका अभाव हो गया है। ऐसे अध्ययन हुए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ मृदा विशेषज्ञों ने ऐसे अध्ययन किए हैं कि मध्य प्रदेश में 20-22 साल 25 साल पहले तक रासायनिक खादों का बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग होता था। कुछ जिले तो ऐसे थे जो रासायनिक खादों से पूरी तरह से मुक्त थे, तो वहाँ की मिट्टी में तो पोषक तत्वों के अभाव की कमी नहीं थी। लेकिन देखा गया है कि जैसे जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है, मैं देश के दूसरे हिस्सों की बात नहीं करता, मैं हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात की बात नहीं करता, महाराष्ट्र की बात नहीं करता, वहां तो पिछले 3-4 दशकों से मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्वों की भारी कमी है। आंध्र प्रदेश की मिट्टी में तो जिंक की 35 से 40% तक की कमी देखी गई थी, आयरन की कमी देखी गई थी, मैग्नीज की कमी देखी गई। लेकिन मध्य प्रदेश की मिट्टी में भी अब इन पोषक तत्वों की भारी कमी है। देखा गया है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों की मिट्टी में जिंक की 18% तक कमी देखी गई, और जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस मिट्टी में जिंक की कमी रहती है वहां फसलें ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, ग्रोथ रुक जाती है, ज्यादा संख्या में शाखाएं नहीं निकल पाती, टहनियां नहीं निकल पाती, पत्ते पूरी तरह से हरियालीपन ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए, हम अपनी बात करें तो हमारे लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक का सीधा संबंध हमारे कार्बोहाइड्रेट बटावने की क्रिया से है। यदि हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी हो जाए तो हम डायबिटीज का शिकार बन जाते हैं, उसमें निष्क्रिय बढ़ जाती है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, आप सब जानते हैं, डायबिटीज के प्रकोप और दुष्प्रभाव के बारे में आप सब परिचित हैं। अकेले डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण हमारे देश में 3 से 3.5 लाख लोगों की किडनियां खराब हो जाती है। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं, वृद्ध तो है ही। इसके अलावा मोतियाबिंद की शिकायत बढ़ जाती है। 1.5 से 2 लाख लोगों को तो अपने अंगों का त्याग करना पड़ता है, अंग छेदन करना पड़ता है, पैर पैर कटाने पड़ते हैं, उंगलियां कटानी पड़ती है, अंगूठे कटाने पड़ते हैं, सिर्फ अनकंट्रोल डायबिटीज का। क्योंकि जब अनंतर डायबिटीज रहती है तो ऐसे जख्म हो जाते हैं, ठीक ही नहीं होते। आप कितना भी एंटीबायोटिक कितना भी कुछ कर लें, वो ठीक ही नहीं होते। हड्डियों में टीबी चली जाती है सिर्फ डायबिटीज का। और डायबिटीज होती है जिंक की कमी से। जिंक मिट्टी में भी कम है, तो मिट्टी में से हम अपना आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर की कम मात्रा में जिंक पहुंच रही है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव फसलों की उत्पादकता पर भी, फसलों ग्रोथ पर भी है। तो जिंक की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, मैग्नीज की कमी हो रही है। आयरन और मैग्नीज ऐसी चीजें हैं जो पौधों की हरियालीपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल की निर्माण बिना मैग्नीज और कॉपर के संभव नहीं है। और जो फसलें हरियाली नहीं है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया वो क्रिया है जहाँ पेड़ पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट भोजन पर हम प्राणियों का जीवन निर्भर है। तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मैग्नीज की कमी देखी गई है, कॉपर की कमी देखी गई है, जिंक की कमी देखी गई है, दूसरे पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। उसका एकमात्र कारण है कि हमने रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा दिया है। लेकिन ऐसे रासायनिक खादों के प्रयोग से हम बच सकते हैं यदि अपनी मिट्टी में केंचुए को पुनर्स्थापित करते हैं। तो उसके लिए आप गोबर की मदद ले सकते हैं। वैसे हमने इसमें कुछ काम किया है। हमने गाय के गोबर से, गाय के गोबर के मिश्रण से एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पाउडर निर्मित किया है जो मिट्टी के अंदर केंचुए को आकर्षित करता है, मिट्टी को स्वस्थ करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उसको हमने नाम दिया है गोबर भस्म संपूर्ण। ये एक पदार्थ है, ये पाउडर है। इस गोबर भस्म संपूर्ण में हमने जो देसी गाय का गोबर है उसके एक्सट्रैक्ट का प्रयोग किया है। गोबर से जो राख तैयार होती है उसका प्रयोग किया है, कि गोबर की राख में अमूल पोषक तत्व रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ भी रहते हैं। हमने इसमें सीवेट्स का प्रयोग किया है, समुद्री शैवाल का प्रयोग किया है। समुद्री शैवाल
को परफेक्ट संपूर्ण आहार कहा गया है हमारे लिए भी और जो समुद्री जीव जंतु हैं। इसीलिए समुद्री जीव जंतु संसार के सबसे विशाल जीवों में गिने जाते हैं। वो स्वस्थ रहते हैं, तो पानी में रह के भी पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो उसका एकमात्र कारण है कि उनका आहार सीवीड से आता है, शैवाल से आता है। शैवाल का प्रयोग किया है हमने, मोरिंगा के लीव्स का प्रयोग किया। मोरिंगा में भी ये वैज्ञानिक प्रूव है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप कहीं भी देखोगे जानोगे पता लग जाएगा कि मोरिंगा की लीव्स में 108 से ज्यादा ऐसे पोषक तत्वों का पता लगा है जो हमारे आहार में सुपर फूड के रूप से पहचाने जाते हैं। तो उसका उनका भी प्रयोग किया है। ये मिट्टी के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा 12-13 हमें विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है। इनका मिश्रण तैयार करके हमने पाउडर तैयार किया है। इस पाउडर का प्रयोग जब आप मिट्टी में सिंचाई के माध्यम से करते हैं, सिंचाई से पहले करते हैं, खेत की तैयारी के समय करते हैं, तो जब ये मिट्टी में पहुंचता है तो इसकी गंध फैलती है। तो गंध से केंचुए भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। केंचुए यदि मिट्टी गहराई में कहीं सुसुप्त चीज पड़े तो वहां से बाहर आ जाते हैं और मिट्टी का भोजन आहार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मिट्टी से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसमें पहले से ही गोबर का एक्सट्रैक्ट, गोबर भस्म, गोबर का, तो वो खुद कई तरह के उपयोगी भूमिका निभाने में मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से मिट्टी की कठोरता दूर होने शुरू हो जाती है। मिट्टी की कैपेसिटी पानी खोलने की बढ़ जाती है। मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी का पीएच जो असंतुलित हो गया है, रासायनिक खादों के निरंतर प्रयोग से मिट्टी के पीएच को डिस्टर्ब कर लिया है, वो भी संतुलित हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग पहली बार तो आपको 1 एकड़ खेत में एक 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 1.5 किलो से लेकर 2 किलो की मात्रा में, 1 से 1.5 किलो की मात्रा में 100 लीटर पानी के साथ सोल्यूशन तैयार करके करना होता है। उसके बाद आपने जब भी अपनी फसलों में सिंचाई करनी है, किसी भी तरह की फसलों, गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, कपास हो, साग सब्जियां हो, मटर हो, कोई भी हो, जब आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई के साथ में इसकी 200 से 300 ग्राम की मात्रा को 20-25 लीटर पानी में सॉल्यूशन तैयार करना है। 5-6 घंटे के बाद आप सिंचाई देते हैं, किसी भी तरह से दें, फ्लड से एरीगेशन करें, ड्रिप करें, कुछ भी करें, फाउंटेनिंग करें, उसमें इसको डाल के आप करें, तो इससे मिट्टी में एक सहजता से बदलाव होना शुरू हो जाता है। मिट्टी उपजाऊ बनती चली जाती है। मिट्टी की पोषकता फिर से पुनर्स्थापित हो जाती है। साथ ही आप देखेंगे कि इसके निरंतर प्रयोग से आपकी मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। 3-4 बार जब इसका प्रयोग करेंगे, परिस्थिति अनुकूल रहेगी, मानसून का सीजन होगा, तो लाखों की संख्या में केंचुआ देखेंगे। और जब इस समय आपके खेतों में लाखों की संख्या में केंचुआ स्थापित हो गए, तो फिर आपको किसी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है, या बहुत कम मात्रा में जरूरत है। क्यों? मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि रासायनिक खादों के माध्यम से भी हम पोषक तत्वों की आहार की आपूर्ति करते हैं फसलों के लिए, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे उन्नत किस्म है जो पहले नहीं थे। पहले जो हमारे पास बीज उपलब्ध होते थे, उनकी सीमा थी 12-15, मैक्सिमम 20 टन के आसपास की उत्पादन होती, लेकिन अब तो हमने वैज्ञानिकों ने ऐसे बीज पैदा कर दिए हैं जिनकी क्षमता एक 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 एकड़ में 100 से 150 कुंटल तक के आसपास है। यदि आपने इतनी मात्रा में फसल लेनी है, उत्पादन लेना है, तो कुछ मात्रा में, और वो भी फास्फोरस, पोटाशियम नहीं, मात्र नाइट्रोजन की आपूर्ति, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक कार्बन। बिना ऑर्गेनिक कार्बन के हम वातावरण की नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते। और जिस खाद का प्रयोग करते हैं, जिस रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, उसकी उपयोगिता भी नहीं रहती है। तो आप अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में केंचुओं को पुनर्स्थापित करके भी रासायनिक खादों के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। आप लागत को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो कर्ज की स्थिति है, दयनीय स्थिति से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।